हेलो। हाँ, तो आज चैप्टर शुरू करेंगे हम सीक्वेंस एंड सीरीज। यस। हाँ, तो हम शुरू करें सीक्वेंस सीरीज। उसके अंदर पहला डेफिनेशन देखो सीक्वेंस की। सीक्वेंस क्या होता है? कोई भी दुनिया की कुछ भी चीजें हो, कॉमा से सेपरेट कर दो, वो सीक्वेंस बन जाता है। ठीक है? कैसा भी, ऐसा नहीं है कि पैटर्न बने उसके अंदर कि 2 4 6 8 10 ऐसा हो, ऐसा जरूरी नहीं है। सीक्वेंस में कुछ भी होता है। जैसे अगर मैंने लिख दी ये चीज 2 कोमा पाई कोमा, ये कोई भी नंबर है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पर एक्स आ रहा है, यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू आ रही है, यहाँ पे लोग, कोई भी नंबर हो कोमा से सेपरेट करो, ऐसे पैटर्न को क्या बोलते हैं? सीक्वेंस। ठीक है? उसके अंदर जरूरी नहीं है कोई कि आपको एपी दिखे या कुछ वो, ये सीक्वेंस होता है। सीरीज में क्या होता है? इसी नंबर्स को कोमा को सेपरेट करके प्लस लगा दो बीच में। बीच में अगर आप प्लस लगा दो तो वो क्या बन जाएगा? सीरीज। सीक्वेंस के अंदर क्या होता है? आपको क्या करना होता है? सीक्वेंस के अंदर कॉमा से सेपरेट करना होता है और सीरीज के अंदर कॉमा की जगह प्लस आना होता है। ठीक है? तीसरी टर्म पढ़ते हैं प्रोग्रेशन। क्या पढ़ते हैं? प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन के अंदर क्या होता है? सीक्वेंस या सीरीज जिसके अंदर आपको कोई ना कोई टर्म दिखे, मतलब ऐसा सीक्वेंस जिसके अंदर आपको कोई पैटर्न दिखने लग जाए, जैसे 2 4 6 8। अब क्या आपको ये एक सीक्वेंस तो है ही, क्यों? सीक्वेंस मैंने बोला था कोई भी नंबर हो कॉमन से सेपरेट करो, सीक्वेंस होता है। अब उन सीक्वेंस के बीच में कोई ना कोई पैटर्न आपको दिख रहा है, जैसे ये क्या दिख रहा है? 2 2 का डिफरेंस है, तो ऐसा सीक्वेंस के अंदर पैटर्न देखिए, उसको बोला जाता है प्रोग्रेशन। तो प्रोग्रेशन हम 3 तरह के पढ़ते हैं: अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक? तो ये आपका प्रोग्रेशन हो गया। देखो इसके अंदर पैटर्न दिख रहा है कि एक एक का डिफरेंस है। इसके अंदर भी पैटर्न दिख रहा है कि दो की रेशियो सेम आ रही है, एक्स स्क्वायर बाय एक्स, एक्स क्यूब बाय एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 4 बाय एक्स क्यूब, रेशियो सेम आ रही है। ठीक? ये भी एक प्रोग्रेशन है, ये भी प्रोग्रेशन है। सीक्वेंस तो है ही, कोई भी टर्म्स कोमा से सेपरेट हो और ऐसे लिख दें तो उसको सीक्वेंस तो बोलते ही, पर पैटर्न दिखे तो प्रोग्रेशन। तो 4 तरह के: अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक, हार्मोनिक एंड अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक और मिसलेनियस। ये 5 तरह की चीजें हम पढ़ेंगे, एक एक करके देख लेते हैं। देखो पहला पढ़ रहे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आप सब जानती हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या है? पहली टर्म ए, दूसरी टर्म में डी का डिफरेंस, अगली में, तीसरी में डी का डिफरेंस, तो डी डी का डिफरेंस चलता जाएगा। अच्छा, यहाँ से देखो पहली टर्म में डी नहीं है, दूसरी टर्म में डी का कोफिशिएंट कितना है? 1, तीसरी में डी का कोफिशिएंट कितना है? 2। ऐसी मैं nth टर्म लिखूं n पोजीशन पे, तो देखो इसका a था, इसमें भी a था, इसमें भी a था, तो यहाँ पर भी a होगा। पर मैं कौन सी टर्म लिख रहा हूँ? nth टर्म लिख रहा हूँ। तीसरी लिख रहा था जब, तो d के साथ 2 आ रहा था, nth लिखूंगा तो d के साथ क्या आएगा? n-1। तो ये होगी आपकी जर्नल टर्म। कि tn अगर कोई लिखना हो तो आप क्या लिख दोगे? a plus n-1d, a plus n-, ये सब आप जानते ही हो, मैं फटाफट ही कराऊंगा इस चीज को, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। tn आपको ये रखना है। अगर tr लिखनी तो rs टर्म लिखनी है, तो r n की जगह r आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे r-1 आ रहा है। ठीक? तो ये हो गया आपका जर्नल टर्म। उसके बाद क्या होता है? सम। सम करने का मतलब क्या है? जितनी भी प्रोग्रेशन के अंदर टर्म्स है, जैसे t1 प्लस t2 प्लस t3, इन सबका सम करना है, तो इसको क्या लिख सकता हूँ? n। ऐसे माने n टर्म्स का सम इक्वल टू क्या? इस समीशन का साइन लगा दिया और यहाँ पे tr लिख दिया। r की वैल्यू 1 से लेके n, मतलब क्या होगा? t1 प्लस t2 प्लस t3 tn, तो क्या आ जाएगा? सम ऑफ ap। फिर मैंने क्या किया? इस फॉर्मूले को मैंने ऐसे लिख दिया, tr की जगह मैंने क्या लिख दिया? जो ये फॉर्मूला था a प्लस r-1d, यहाँ पे आ जाएगा a प्लस r-1d। ठीक? तो ऐसा हो जाएगा। ठीक? उसके बाद देखो एक आपका सीक्वेंस हो सकता है कि जैसे आपने लिखा 2 4 6 8। ठीक? एक आपने सीक्वेंस या प्रोग्रेशन लिखा 2,2, फिर 2, फिर से 2, और एक लिखा 8, 6, 4, 2। देखो कॉमन डिफरेंस डिफाइन होता है, कॉमन डिफरेंस दो टर्म्स का, कि आगे वाली टर्म माइनस पिछले वाली टर्म। जैसे 4 - 2 किया तो 2 आया, 6 - 4 किया तो 2 आया, 8 - 6 किया तो 2 आया। तो डिफरेंस क्या होता है? आगे वाली टर्म माइनस पिछली वाली टर्म। अगर इस वाले में देखो तो कॉमन डिफरेंस कितना है? 0। ये भी 0, ये भी 0। अच्छा, पूरे प्रोग्रेशन के अंदर कॉमन डिफरेंस सेम रहना चाहिए, ये नहीं कि कॉमन डिफरेंस बदलता रहे, कॉमन डिफरेंस सेम रहना चाहिए। प्रोग्रेशन की बात कर रहा हूँ तो, एपी की बात कर रहा हूँ अगर, तो अब यहाँ पे देखो 8 6 है, तो 6 - 8 किया तो -2, 8 - 6 किया तो -2, 2 - 4 किया तो -2। तो यहाँ पे भी कॉमन डिफरेंस आया, पर यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या आया? लेस देन 0। इस वाले में कॉमन डिफरेंस कितना आया? 0। इस वाले में कॉमन डिफरेंस क्या आया? ग्रेटर देन 0। तो 3 तरह का कॉमन डिफरेंस हो सकता है, जो मैंने यहाँ पे लिख दिया।
अगर कॉमन डिफरेंस ग्रेटर देन 0 होता है तो उसको बोला जाता है इंक्रीजिंग एपी, क्योंकि टर्म्स बढ़ रही हैं। अगर d इक्वल टू 0 हो तो कांस्टेंट एपी, क्योंकि बात मतलब सेम टू सेम नंबर रह रहा है, कोई बढ़ ही नहीं रहा ना घट ही रहा है, कांस्टेंट है। d लेस देन 0 मतलब डिक्रीज कर रहा है एपी, 8 के बाद 4 फिर 2 फिर 8 6 4 2, ये डिक्रीजिंग एपी हो गया। ठीक, ये बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन है, आप जानती हो, 10th में पढ़ा, 11th में पढ़ा। उसके बाद 6th and 11th term of an AP are 17 and 32. Find 20th term. 17 टर्म को क्या लिख सकते हो, सॉरी 6 टर्म को क्या लिख सकते हो, a प्लस 5d। आपने पहली टर्म मान ली a, फर्स्ट टर्म को a मान लिया, कॉमन डिफरेंस d मान लिया, तो 6 की बात करें तो d का कोएफिशिएंट कितना आएगा 5, a प्लस 5d इतना आ गया। 7th टर्म भी दे रखी है तो ये कितना हो जाएगा a प्लस 10d, ये भी कितना दे रखा है 32। इन दोनों को सोल्व करोगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, d की वैल्यू आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी। आपको क्या निकालना है, 20 निकालना है, t20 कितना होगा, a प्लस 19d, a प्लस 19d, d की वैल्यू आ चुकी है, a की वैल्यू आ चुकी है, तो सोल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक, चैट में बताओ समझ आ रहा है। चलो, ये बिल्कुल बेसिक चीजें हैं, इसको मैं थोड़ा तेजी कराने की कोशिश करूंगा ताकि मेन पॉइंट पे आए। मैं आपको बताता रहूंगा कौन सा क्वेश्चन आपको खुद करना है, थ्योरी थ्योरी मैं कवर कर रहा हूँ फटाफट से। देखो, अब कह रहे हैं इन एन एपी, एक एपी a2 प्लस a5 माइनस a3 की वैल्यू दे रखी है 10, a2 प्लस a9 दिया हुआ है 17। कह रहा है फाइंड दी एपी। फाइंड दी एपी का मतलब फर्स्ट टर्म निकाल दो, कॉमन निकाल दो। जैसी फर्स्ट टर्म आ जाएगी, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा, तो आपकी एपी आ जाएगी। तो a2 a5 a3 दिया हुआ है, a2 a9 दिया हुआ है। अब a2 को क्या लिख सकते हो, देखो कोई a2 क्या होगा, सेकंड टर्म है तो a प्लस डी, a5 क्या होगा a प्लस 3, a3 क्या होगा a प्लस 2d। इनकी वैल्यू पुट कर देनी है, तो ये टर्म a और d टर्म्स में आ जाएगी, ये वाली भी a और d की टर्म्स में आ जाएगी। दोनों इक्वेशनों को सोल्व करोगे तो a और d की वैल्यू आ जाएगी। जैसी a की वैल्यू आ गई और d की वैल्यू आ गई, तो आप a की डायरेक्ट टर्म फाइंड कर सकते हो, पहली दूसरी तीसरी चौथी जो सीखेगा वो फाइंड कर दोगे। देखो सॉल्यूशन देखो, ये देखो मैंने वैल्यू पुट कर दी, तो पहली इक्वेशन ये बन गई, दूसरी इक्वेशन ये बन गई, और सोल्व किया और अपना आंसर आ गया। ठीक, क्वेश्चन अब कुछ जर्नल टाइप के क्वेश्चन देता है वो कई बार। कह रहे pth टर्म q है, qth टर्म p है, कह रहे तो rth टर्म प्रूव करो कि ये आएगी। ठीक, कह रहे pth टर्म q है, qth टर्म ये है, तो बताओ rth टर्म ये आएगी। देखो tp अगर q है तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ a प्लस p माइनस t इंटू q, qp है तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ। ठीक, तो ये दो इक्वेशन आ गई। दो इक्वेशन किस किस में, a और d, a और d, दोनों को सोल्व करके d की वैल्यू भी आ सकती है और a की वैल्यू भी आ सकती है। देखो दोनों को सोल्व किया तो d की वैल्यू आ गई -1, और d की वैल्यू जब -1 आ गई उससे मैंने सोल्व करके a की वैल्यू भी निकाली। अब a आ गया है, r आ गया है, तो tr आप निकाल ही सकते हो। tr कैसे निकालोगे, फॉर्मूला लगा दोगे tr का, a प्लस r माइनस इंटू डी, ये फॉर्मूला लगा दोगे आप, क्योंकि आपने a और d निकाल दिया, a और d निकाल दिया, r-1 तो r-1 ही है, पुट कर सर निकालो। सॉल्यूशन है, नोट्स दूंगा देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब कई बार ऐसी फालतू के क्वेश्चंस भी होते हैं, कुछ मतलब देखने में तो कुछ खास नहीं है पर इरेशनल टर्म्स दे रही है तो लगता है कि अजीब है। देखो कह रहा है फर्स्ट एंड सेकंड टर्म ऑफ एन नेबर √2 एंड √3, तो ये तो फर्स्ट टर्म होगी a, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, तो d कितना हो जाएगा, d कितना हो जाएगा √3 माइनस √2। अब आपके पास a की वैल्यू भी आ गई है, d की वैल्यू भी आ गई है, तो उसने क्या बोला t4 निकालो और d निकालो, मैंने निकाल ही दिया t2 माइनस t1 करके, a मेरे पास है ही, तो t4 के लिए क्या फॉर्मूला लगा दूंगा, a प्लस 3 इंटू डी, a प्लस 3 इंटू डी लगाया तो बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, show that √2, √3, √5 cannot be any three terms of AP। अब इसको प्रूव करने के लिए क्या किया उसने, वही लेट कर लिया, ये पहली टर्म, ये दूसरी टर्म, ये तीसरी टर्म मान लिया उसने, pth qth एंड rth टर्म, तीन टर्म्स मान लिए इसको कि ये pth टर्म है, ये qth टर्म है, ये rth टर्म है। ठीक, तो हमने ये तीन चीजें लिख दी, तीनों को सोल्व करने बैठे तो हमने क्या किया, हमने वैल्यू निकाल, कॉमन डिफरेंस वैल्यू निकालने की कोशिश करी। ये देखो एक सेकंड को लिखा था मैंने, इसको pth टर्म मान लिया, इसको qth मान लिया, इसको rth मान लिया। कह रहे हैं कि ये कोई भी AP की तीन टर्म्स हो ही नहीं सकती। ये कह रहे हैं 2 √3 √5 कैनॉट बी एनी थ्री टर्म्स ऑफ एन AP, दुनिया का कोई भी AP हो उसके अंदर ये तीन टर्म्स नहीं पाई जा सकती, वो ऐसा कह रहा है। तो कैसे प्रूव करेंगे,
मान लेते हैं कोई एपी है जिसकी पीएच टर्म √2 है, क्यूएच टर्म √3 है और आरएच टर्म, तो मैंने लिख दी ये पीएच टर्म होगी, क्यूएच टर्म होगी, ये आरएच टर्म होगी। इसको सोल्व किया तो मैंने दो इक्वेशनों को सब्ट्रैक्ट करा तो डी की वैल्यू आ गई। ठीक, फिर मैंने इन दोनों को किया नीचे वालों को। ठीक, इसको भी सोल्व किया तो मेरी किसकी वैल्यू आ गई, यहाँ से भी डी की वैल्यू निकाल दी मैंने। ठीक, एक इक्वेशन ये आ गई, इक्वेशन ये आ गई। ठीक, अब ध्यान से देखो मैंने इस इक्वेशन को कैसे ऑब्टेन किया, पहली दो इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करके दूसरी और तीसरी को सब्ट्रैक्ट किया तो ये इक्वेशन आ गई। दो सब्ट्रैक्ट करता हूं तो ये आता है। ठीक, अब ध्यान से देखो लेफ्ट साइड क्या है, p माइनस क्यू अपॉन क्यू माइनस आर। अब p क्या है, एक इंटीजर, क्योंकि ph टर्म, qh टर्म, rh टर्म ये तो एक पर्टिकुलर इंटीग्रल टर्म होती है ना, कि पांचवी टर्म, छठी टर्म, सातवीं टर्म, तो p माइनस क्यू भी एक इंटीजर होगा, q माइनस आर भी एक इंटीजर होगा, तो इंटीजर अपॉन लेफ्ट साइड क्या आ जाएगी, रैशनल। ठीक, और राइट साइड क्या है, इरेशनल अपॉन नीचे वाला भी इरेशनल, और दोनों इरेशनल इक्वल नहीं है, डिफरेंट इरेशनल है, तो ऊपर इरेशनल नीचे इरेशनल, तो इरेशनल अपॉन इरेशनल कितना आएगा, इरेशनल। तो राइट साइड क्या आ गई आपकी इरेशनल, लेफ्ट साइड आ रही है रैशनल। हमने क्या माना था, ये तीन टर्म्स किसी एपी की मान ली हमने, पीएच टर्म, क्यूएच टर्म, आरएच टर्म, ये तीन टर्म्स लिखी, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके दो इक्वेशन ऑब्टेन करी, दोनों को डिवाइड किया तो लेफ्ट साइड क्या आ गई देखने में रैशनल, और राइट साइड क्या आ गई इरेशनल। तो रैशनल इरेशनल की इक्वल हो नहीं सकता, तो जो हमारी एजम्पशन थी वो हमारी गलत प्रूव हो गई। ठीक, चैट पे बताओ बात समझ आई। ठीक, तो आप याद रखना कि ये तीनों नंबर ऐसे हैं जो कि कभी भी, अच्छा वैसे भी कोई भी तीन प्राइम होते हैं ना, जैसे √2 गया, फिर मैं कहता हूँ √11, फिर मैं कहता हूँ √13, ये भी कभी भी एपी की तीन टर्म्स नहीं हो पाती, क्योंकि यहाँ पे जैसे √2 माइनस √3 अपॉन √3 माइनस √5 आया, यहाँ पर भी क्या होता है, इन दोनों का डिफरेंस अपॉन इन दोनों का डिफरेंस, तो राइट साइड तो क्या आ जाती, लेफ्ट साइड अभी भी क्या आती, रैशनल। तो कंक्लूजन क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ एनी प्राइम्स, स्क्वायर रूट ऑफ एनी प्राइम्स एपी की तीन टर्म्स नहीं हो सकती। तो ये क्या है, तीनों प्राइम थे ना 2, 3, 5, तो ये एपी की कोई टर्म नहीं हो सकती। तो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएगा कि ये टर्म्स एपी की हो सकती हैं कि नहीं हो सकती, तो सीधी सी बात है, ये स्टैंडर्ड मेथड है चेक करने के लिए, कि इरेशनल टर्म्स दे देता है तो आप ये मेथड से चेक कर सकते हो। और वैसे भी मैंने बता दिया प्राइम के जो स्क्वायर रूट होते हैं वो एपी की टर्म्स नहीं हो सकते। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला सम ऑफ एपी। एक हमने ऐसे निकालना है, मतलब एन टर्म्स का सम, ये क्या है पहली टर्म, ये क्या है दूसरी टर्म, ये क्या है तीसरी टर्म, और ये क्या है एनथ टर्म। ठीक, फिर मैंने क्या किया, एस एन को दोबारा लिखा पर उल्टा लिखा, मतलब ये वाली चीज पहले लिख दी और ये वाली चीज बाद में लिख दी। देखो ध्यान से देखो, आखिरी वाले मैंने पहले लिख दिया और पहले वाला मैं आखिरी लिख दिया। अब ध्यान से देखना, इसका सम, इसका सम, बीच वाली की जितनी भी टर्म्स होंगी इन सबका सम सेम आने वाला है। ध्यान से देखो, अगर मेरी एपी की टर्म है 2, 4, 6, 8, 10, 12, आप याद रखना एपी में पहली और आखिरी का सम, सेकंड लास्ट, सेकंड और सेकंड लास्ट, थर्ड और थर्ड लास्ट, मतलब टर्म्स इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम वन एंड एंड अदर एंड का सम क्या होता है, सेम होता है। जैसे इधर से पहली, इधर से आखिरी, उधर से दूसरी, इधर से सेकंड लास्ट, इधर से थर्ड, इधर से थर्ड लास्ट, इन सब का सम क्या होता है, सेम होता है। तो मैंने क्या किया, ये एसएन दिया हुआ था, मैंने एसएन को उल्टा लिख दिया, तो हो क्या रहा है, ये अब दोनों इक्वेशनों को मैंने ऐड कर दिया, दोनों इक्वेशनों को ऐड कर दिया, तो साइड तो कितना हो जाएगा, एसएन प्लस एसएन कितना हो जाएगा, 2SN। उसके बाद देखो ये पहली टर्म किसके साथ हो रही है, ये तो वैसे आखिरी टर्म थी, तो पहली और आखिरी का सम सेम होगा। ये दूसरी के साथ कौन आएगा, सेकंड लास्ट वाली आएगी, जो यहाँ पे सेकंड लास्ट होती, इसका सम सेम होता। ये थर्ड है और यहाँ पर कौन होती, थर्ड लास्ट होती। ये क्या है, आखिरी और ये पहली, आखिरी और पहली का सम भी सेम होता, तो सबके सम क्या है, सेम है, सबके सम सेम है। देखो ये पहले को ऐड किया तो कितना आया, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये आखिरी को भी ऐड किया कितना आया, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये टर्म भी आ गई, ये भी टर्म आ गई, ऐसी कितनी टर्म्स आई होंगी, जैसे ये एक टर्म है, ये भी एक टर्म है,
ऐसे बीच में कितनी टर्म्स आई होंगी, उतनी टर्म्स आएंगी। ये भी किसी ना किसी के साथ ऐड हुआ, ये भी किसी के साथ ऐड हुआ है, ये भी किसी के साथ ऐड हुआ है, ये भी किसी के साथ ऐड हुआ है। तो टोटल कितनी टर्म्स है, n टर्म्स है। ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, ये nth। पहली और इसके साथ ऐड होके ये पहली टर्म बन रही है, फिर ये दूसरी किसी ना किसी के साथ ऐड होकर दूसरी टर्म बनेगी, ऐसे ये nth टर्म पहले के साथ ऐड होके nth टर्म बनेगी। तो ये वाली चीज है 2a प्लस माइनस 1d, ये कितनी बार आएगा, n टाइम्स आएगा। ये कितनी बार आएगा, n टाइम्स आएगा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, लेफ्ट साइड कितना है मेरा 2sn, राइट साइड क्या हो जाएगी, ये चीज कितनी बार आ गई, n टाइम्स आ गई। n को मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 2 को मैं नीचे ले गया तो sn का फॉर्मूला मेरा आ गया। sn का फॉर्मूला कितना बन गया, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब ध्यान से देखो, इस 2a को मैं तोड़ सकता हूँ दो चीजों में। 2a को लिख सकता हूँ मैं कितना, a प्लस a, एक के अलग और साथ में n माइनस 1 इंटू डी। अब ध्यान से देखो, ये a प्लस n माइनस 1 इंटू डी क्या है, ये तो लास्ट टर्म होती है। ये देखो ना, ये पहली टर्म है, ये दूसरी टर्म है, ये तीसरी और ये आखिरी टर्म है, nth टर्म है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, nth टर्म को मैं l से डिनोट करता हूँ। वैसे तो इसको tn भी बोलते हैं, जो मैंने बताया था ना आपको, tn क्या होता है, a प्लस n इंटू डी। इसको लास्ट टर्म से डिनोट भी किया जा सकता है l के साथ। तो देखो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एक फॉर्मूला तो ये बन गया, साथ में जब 2a को मैंने तोड़ा a प्लस a में, तो ये वाली चीज क्या बन गई, l, और ये पहली चीज क्या है, a। Sn का फॉर्मूला क्या आ गया, n/2 इंटू a प्लस n। तो आपको ये AP का ये वाला फॉर्मूला भी पता होना चाहिए, ये वाला फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। साथ में एक चीज पता लगी कि पहली और आखिरी का सम सेम होता है, सेकंड और सेकंड लास्ट का सम सेम होता है, थर्ड और थर्ड लास्ट का सम सेम होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, AP के क्वेश्चन में यूज होती है कि पहली आखिरी का, सेकंड लास्ट का, थर्ड लास्ट का सम सेम होता है। उसी से डेरिवेशन हमने करी। चैट पे बताओ, यस और नो। नेक्स्ट में क्या देखोगे आप, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। ये आप याद रखना, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर कितना होता है। अभी इसके बाद जब मैं स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर कराऊंगा उसमें सीक्वेंस सीरीज बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स से भी क्वेश्चन परमानेंट आता ही है। सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, पहले एन नेचुरल नंबर होंगे 1 + 2 + 3 अप टू n। तो ये कितनी टर्म्स है, n टर्म्स। तो फॉर्मूला लगा दिया n/2 इंटू पहली टर्म कितनी है, फर्स्ट, आखिरी टर्म कौन सी है, n। ये पहली टर्म है और ये nth टर्म है, ठीक। मैंने फॉर्मूला लगा दिया तो फॉर्मूला आ गया n/2 इंटू n+1। ये आप लोग याद रखोगे, याद रखना इंपॉर्टेंट है, स्टैटिस्टिक्स में भी काम आएगा, मैंने अभी बताया। उसके बाद देखो हम फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर्स। फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर क्या होंगे, पहला 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7। nth ऑड नेचुरल नंबर पूछूं तो क्या आएगा, nth पोजीशन पे। nth पोजीशन के लिए नेचुरल नंबर लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, tn। पहली टर्म कितनी है, 1 प्लस n माइनस 1 माइनस 1। nth पोजीशन पे जो ऑड नेचुरल नंबर आएगा वो कितना आएगा, 2n माइनस 1। वैसे कई बार दिया होता है 1, 3, 7, तो आपको nth टर्म लिखनी होती है, तो आप nth टर्म वाला फॉर्मूला यूज करके nth टर्म को लिख सकते हो। ये तो 2n माइनस 1 आ गया। अब मैं पूछ रहा हूँ इसका सम चाहिए, इसका सम चाहिए तो फॉर्मूला वही लगेगा, n/2 ब्रैकेट में कितना आ जाएगा, फर्स्ट टर्म कितनी है 1 प्लस लास्ट टर्म कितनी है 2n माइनस 1, 2n माइनस 1, 1 से 1 कट गया, 2 कितना दे देगा, ये n² दे देगा। ये चीज आपको याद रखनी है। तो आपको ये फॉर्मूला भी याद रखना है, नॉन नेचुरल नंबर का जो सम होता है वो कितना होता है, n²। मान लो मैं पूछता हूँ कि पहले 99 ऑड नेचुरल नंबर्स का सम कितना है, तो कितना हो जाएगा 99 का स्क्वायर। पहले 99 ऑड नेचुरल नंबर का सम कितना, 99 स्क्वायर। ये आप लोग याद रखोगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। सिमिलरली फर्स्ट एन इवन नंबर्स, ये आप लोग निकाल लोगे, ये कितना होता है n² + n। इसको याद करना, देख ये तो निकल जाएगा, पर ऑड नेचुरल नंबर वाली चीज बार बार यूज होती है, ठीक। ये आप नहीं दोगे। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, हाइलाइट्स ऑफ एपी। मतलब एपी की कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको दिमाग में रखनी है। जिसमें पहली इंपॉर्टेंट चीज तो मैं बताई कि पहली आखिरी का सम, दूसरी सेकंड लास्ट का सम सेम होता है। उसके बाद क्या कहता है, if each term of an AP is increased, decreased, multiplied or divided same number, then the resulting sequence is an AP। मतलब आपको मान लो ये AP दिया होगा 1, 2, 3, 4, ऐसा AP चल रहा है। मैंने कह दिया कि हर एक नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, हर एक नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या बन जाएगा, 1 का 2, 2 का 4, 3 का 6, 4 का 8। अभी भी दिख रहा है ये AP में। तो क्या कह रहा है कि किसी भी AP को आप पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई कर दो या डिवाइड कर दो, तो वो नया जो एपी आता है वो भी नया जो सीक्वेंस बनता है वो भी किसमें होता है, एपी के अंदर होता है। उसके बाद में किया
मैंने कहा ये सारे एपी के अंदर 6 को ऐड कर दो, तो 1 कितना बनेगा 7, 2 कितना बनेगा 8, फिर 9, फिर 10। एपी किस में आएगा? एपी के अंदर। तो आपको ये चीज याद रखनी, पहली प्रॉपर्टी, ये एपी के अंदर सेम पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, या पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड, या पर्टिकुलर नंबर ऐड कर दो, या फिर सब्ट्रैक्ट कर दो, तब भी वो एपी में रहता है। अच्छा, कभी कभी कोई अंदर मुझे कहता है कि 3 टर्म्स एपी में, कोई भी 3 टर्म्स एपी में, तो आप क्या कर सकते हो, आप 3 टर्म्स को लेट कर सकते हो, ए प्लस डी और a प्लस 2d। पर इसका कभी कभी फायदा होता है, हमेशा फायदा नहीं होता। कई बार फायदा कौन देता है, आप 3 टर्म ऐसे भी रिलेट कर सकते हो कि पहली टर्म a प्लस डी है, दूसरी क्या है a, तीसरी क्या है a प्लस डी। ठीक, आपको याद रखना है, अगर वो कहता है कोई 3 टर्म एपी में है, तो आप 3 टर्म ऐसे भी लेट कर सकते हो, ऐसे भी लेट कर सकते हो। इसका लेट करने का फायदा क्या है, अगर वो क्वेश्चन में बोलता है कि सम ऑफ 3 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 2, कहता है सम ऑफ 3 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 2, अगर आपने ये 3 टर्म्स आपने लेट करी, तो सम करोगे इसको, तो डी से डी कट जाएगा, 3a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। इससे डायरेक्टली क्या होता है, आपकी वैल्यू आ जाती है, a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2/3। अब a क्या था यहाँ पे, ध्यान रखने वाली चीज है कि a आपकी सेकंड टर्म है। आदत बच्चों की क्या, a लिखते हो तो सोचने लग जाए तो पहली टर्म, पर आपने ये वाला लेट किया है, तो a इसके अंदर कौन सी है, सेकंड टर्म। तो कभी भी अगर आपने 3 टर्म्स ये वाली लेट करी है और उसने बोला है कि सम ऑफ 3 टर्म कितना है 2 है, तो आपने इन तीनों को ऐड करके a की वैल्यू आप फटाफट निकाल लेते हो, पर जो a आता है वो क्या आती है, सेकंड टर्म आती है, पहली टर्म नहीं आती। अगर आपने इसको सोल्व करके निकाला होता है एक, तो a आपकी फर्स्ट टर्म आती है। तो कहने का मतलब क्या है, 3 टर्म्स एपी की आप कैसे लेट कर सकते हो, a माइनस डी, a प्लस डी। ठीक, देखो इसमें और इसमें कॉमन डिफरेंस कितना है d, इसमें कितना कॉमन डिफरेंस है d, कॉमन डिफरेंस आपको सेम ही रखना है। फिर 4 टर्म्स को कैसे लेट करना होता है, a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस 3d। अगर कहता है सम ऑफ 4 टर्म्स गिवन है, तो आप इन चारों को ऐड कर दोगे तो a की वैल्यू आ जाएगी आपके पास सोल्व करके। इसलिए इनका फायदा होता है इस तरीके से लेट करने का कि a की वैल्यू आपकी नीचे आ जाती है। फिर चौथी प्रॉपर्टी तो मैं बता चुका हूँ, सम ऑफ 2 टर्म्स इन एपी इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द बिगिनिंग एंड एंड इज कांस्टेंट, ये मैं आपको बता चुका हूँ। पहली आखिरी का सम, दूसरी और सेकंड लास्ट का टर्म सेम होता है। उसके बाद देखो क्या करता है ये, ध्यान से देखो, ये लिखा है 2, 4, 6, 8। ठीक, ये 4 टर्म्स गिवन है आपको। ठीक, इन चारों का सम कितना है, 8, 6, 14, 14 और 4, 18, 20। ठीक, 3 का सम कितना है, 6, 4, 10, 2, 12। ठीक, अगर मैं कहता हूँ पहली 4 टर्म्स का सम में से S4 माइनस S3 करो, S4 माइनस S3, तो आपको क्या मिलती है, फोर्थ टर्म मिल जाती है। क्या मिलती है, फोर्थ टर्म, क्योंकि 20 माइनस 12 कितना आएगा 8। तो क्या आपने क्या किया, पहली चारों में से पहली 3 टर्म्स घटा दी, तो बची क्या, चौथी। तो फॉर्मूला बन जाता है क्या, nth टर्म निकालने का, n टर्म्स का सम लो और एक टर्म हटा दो, Sn माइनस 1 का सम लो, दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आ जाएगी, nth टर्म आ जाएगी आपकी। तो nth टर्म निकालने का फॉर्मूला, Sn का सम माइनस उससे एक टर्म हटा दी, तो Sn माइनस 1 का सम, दोनों सम को सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास क्या आ जाएगी, nth टर्म। ये मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे भी आपको समझा दिया। चैट में बताओ इतनी बात समझ आ रही है, यस और नो, फटाफट बताओ। उसके बाद तो ये लिखा है मैंने आपको, ठीक है, इसको देख लेना एक बार। उसके बाद कह रहे हैं बी सी एपी के अंदर है, तो इसका मतलब क्या है, बी माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी होना चाहिए, क्योंकि ये भी कॉमन डिफरेंस है, ये भी कॉमन डिफरेंस है। तो इससे क्या होगा, बी माइनस ए सी माइनस सी, बी को क्या लिख सकते हो आप, ए प्लस सी बाई 2। ये फॉर्मूला क्या है, ऐसी है, आप याद रखो कि मिडिल टर्म का ट्वाइस इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म। मिडिल टर्म का सम करो, मतलब मिडिल टर्म का ट्वाइस करो और पहली और तीसरी को ऐड करो, तो ये चीज बनती है अगर 3 एपी में, तो इसको आप लोग याद रखना। नेक्स्ट, अभी कुछ क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट टर्म दी हुई है, लास्ट टर्म दी हुई है, सम दिया हुआ है। ठीक है, आपको क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस। सिंपल सी बात है, लास्ट टर्म दी हुई है तो इससे आपको दिमाग में क्या आना चाहिए, अच्छा सम का फॉर्मूला भी दिया हुआ है, पहली का फॉर्मूला भी दिया हुआ है। देखो फॉर्मूला क्या होता है, S इज इक्वल टू n/2 a प्लस एल। एल गिवन है, ए गिवन है, एस भी गिवन है, सोल्व करोगे तो n की वैल्यू आ जाएगी। n आ गया तो l क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 लास्ट टर्म होती है ना, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये भी दिया हुआ है कितना, 45। अब क्या है, a आपको दिया हुआ था
n आपने निकाल लिया, सोल्व करके d की वैल्यू आ जाएगी। तो आपके दिमाग में सारे फॉर्मूले होने चाहिए, s से रिलेटेड n और s फॉर्मूला ही सबसे इंपॉर्टेंट है, वो आपके दिमाग में होना चाहिए। जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है उसको आप यूज कर सकते हो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म एपी की पहली 3 टर्म्स का सम 27 है। अब देखो सम दिया हुआ है, 3 टर्म्स दे रखी है, तो फटाफट मैं कैलकुलेट कर दूंगा। की वैल्यू है, ये पहली टर्म कौन सी टर्म आई है, सेकंड टर्म आ गई मेरे, जैसे सेकंड टर्म आई, इसको पहले मत मानना, गलत कर दोगे। उसके बाद क्या है, सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 298, इन्हीं के स्क्वायर का सम कर दो, तो कितनी, नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से। और कंटिन्यू करें। हाँ, तो इतना मैंने की वैल्यू 9 आ गई, फिर क्या होगा, सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 298, ठीक है, मैंने स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर करके वैल्यू आ गई। ठीक, अब a की वैल्यू आ चुकी है मेरे पास, मैंने यहाँ पे पुट किया, सोल्व किया, तो आ गई 5 मैसेज। ठीक, d की वैल्यू आ गई +-5। आपके पास a भी आ चुका है और d भी आ चुका है। तो उसने क्या बोला, Sn निकालो, Tn निकालो। Sn निकालने के लिए आपको a की जरूरत है, d की जरूरत है, तो आप Sn तो निकाल ही लोगे, Tn भी निकालोगे, 2 आंसर आ जाएंगे आपके, क्योंकि d की वैल्यू +5 एंड -5, तो अलग, और a दोनों के लिए 9 है। a आपके पास है, d आपके पास है। ध्यान वही देना कि ये वाला जो a है, ये वाला जो a है, ये सेकंड टर्म है। सेकंड टर्म क्या, फिर a माइनस डी आने के लिए क्या करोगे आप, तो हाँ, यहाँ से d की वैल्यू आ गई थी +-5, इसको सोल्व करके आप दो सब अपने निकाल सकते हो। ठीक, तो tn की वैल्यू भी आ जाएगी, sn की वैल्यू भी आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन में क्या है देखो, इसको आपको हाउ मेनी टर्म्स ऑफ दिस सीक्वेंस, ये सीक्वेंस दिया हुआ है कि कितनी चाहिए कि उसका सम कितना आ जाए 300। ये आपको बोल रखा है कि एक सीक्वेंस दिया हुआ है 20 + 19 1/3 2/3, इन सब का सम निकाल के, मतलब इन सब का सम कितना होना चाहिए 300। तो बताओ, कह रहा है कि n कितना होना चाहिए, कितने टर्म्स हो, इन सबको ऐड करूं, आंसर कितना आ जाए 300। लोगों को ट्राई करना है। देखो पहली टर्म दी हुई है, दूसरी टर्म दी हुई है, पहली और दूसरी दी हुई है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। कॉमन डिफरेंस आ गया, पहली टर्म पता है, सम पता है, तो आपको क्या चाहिए n। तो सम का फॉर्मूला पता है, d की वैल्यू पता है, a की वैल्यू पता है, तो आप क्या निकाल सकते हो, n की वैल्यू निकाल सकते हो। सिंपल सी बात, a की वैल्यू आ गई, d की वैल्यू आप निकाल लो, तो इसका फॉर्मूला इक्वल टू 300 दिया होगा, सोल्व करके n की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट, अभी वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन आप लोग खुद ट्राई करो अभी फटाफट, इंपॉर्टेंट है। फाइंड द सम ऑफ ऑल द इंटीजर्स बिटवीन 1 एंड 100 व्हिच आर डिविजिबल बाय 2 और 3। करो एक बार ट्राई इसको, ये वाला क्वेश्चन करो जो अभी मैंने आपको बोला करने को। क्वेश्चन नंबर 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ करने के लिए, जल्दी करो। नंबर 2 से डिवाइड होता हो, 3 से डिवाइड होता हो, का सम चाहिए आप, होगा किसी का। देखो क्या कह रहे हैं, सम ऑफ ऑल द इंटीजर्स बिटवीन 1 एंड, इसी का आंसर आया, 2 आंसर आए हैं, अलग आए हैं, तो करते हैं। देखो कह रहे सम ऑफ ऑल द इंटीजर्स बिटवीन 1 एंड 100 व्हिच आर डिविजिबल बाय 2 और 3। देखो 2 से डिविजिबल होने वाले नंबर कौन से होंगे, 2 6 अप टू 100, इनका सम निकाल दो। उसके बाद 3 से डिवाइड होने वाले कौन से होंगे, 3 6 9, लास्ट कौन सा होगा 99। ठीक, अब देखो इस प्रोसेस में क्या हुआ, जब आपने इसका सम निकाला, बात ठीक है कि 2 से डिवाइड होने वाले निकाल दिए, फिर 3 से डिवाइड होने वाले निकाले, पर इस प्रोसेस में क्या हुआ, कुछ नंबर ऐसे हो गए 2 बार काउंट हो गए। जैसे ये 6 को यहाँ पर भी काउंट किया गया, इस 6 को यहाँ पर भी काउंट किया गया। तो जैसे यहाँ पे अगर 12 आएगा, 2 से डिवाइड भी होता है और 12 C से भी डिवाइड होता है, तो ये भी 2 बार काउंट हो जाएगा। तो कौन से ऐसे नंबर होंगे जो 2 बार काउंट होंगे, वो ऐसे नंबर होंगे जो 2 से भी डिवाइड होते हैं और 3 से भी डिवाइड होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, एलसीएम जो होगा 2 एंड 3 का, वो ऐसे नंबर होंगे जो 2 से भी डिवाइड हो रहे हैं और 3 से भी डिवाइड हो रहे हैं, तो वो चीजें 2 बार काउंट हो रही है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका सम निकाल दिया, इसका सम निकाल दिया, तो हुआ क्या, जो चीजें 2 बार ऐड हो रखी हैं उसको एक बार सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो किसको सब्ट्रैक्ट करोगे, 6 को, 12, फिर 18 को, और आखिरी नंबर क्या आएगा इसमें, इस प्रोसेस में 96।
1 से लेके 100 के बीच के इंटीजर की बात कर रहे हैं, तो आप क्या करो, इनका सम निकालो, इनका सम निकालो। इसमें क्या हो गया, 2 और 3 से डिवाइड होने वाले 2 बार काउंट हो गए, इसलिए इसका सम निकाल के एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो तो आंसर आ जाएगा। देखो आपको मैं सोल्यूशन दिखाता हूँ इसका। ये देखो, 2 से डिवाइड होने वालों का सम निकाला, 3 से डिवाइड का सम निकाला, 6 से डिवाइड होने वालों का सम निकाल दिया। 2 से डिवाइड होने वालों का सम ये आ गया, 3 से डिवाइड होने वालों का सम ये आ गया। तो इन दोनों को ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट इसको कर देना 6 से जो डिवाइड होते हैं उनको, तो उससे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, आंसर देखते हैं क्या है, वो अपना मैच कर लो। आंसर इज 3315, 3315 विल बी द आंसर। ठीक, ये चीज आप कर दो। नेक्स्ट देखो, आपको दिया हुआ एसएन वैल्यू पूछ रहा है टीएन की, ए की या डी की। एसएन दिया हुआ है, एसएन से क्या होगा देखो, 1 एन को 1 पुट करता हूं तो क्या आ जाएगा, S1 को 2 पुट करता हूं तो क्या आ जाता है, S2, एन को 3 पुट करता हूं तो S3, ऐसे तो कुछ आ सकता है। अच्छा, S1 का मतलब क्या होगा, एक टर्म का सम, एक टर्म का सम तो क्या होता है, पहली टर्म ही होता है। S2 का मतलब क्या होगा, पहली और दूसरी टर्म का सम। S3 होगा पहली, दूसरी और तीसरी टर्म का सम। ठीक, अब देखो क्या, 1 पुट किया जब S को, S1 कितना, प्लस 7, तो S1 की वैल्यू कितनी आ गई, 7। ठीक, S2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n को पुट करोगे 2, 2 का स्क्वायर कितना 4, 4 into 5 20, 20 plus 4 24, S2 आ गया। ऐसे आप S3 आ गया। सबसे पहले आप चेक करोगे क्या ये AP1 भी रहा है कि नहीं बन रहा है। सबसे पहली ड्यूटी आपकी क्या होगी, चेक करना कि ऐसे तो सीक्वेंस तो कुछ भी दे देगा, SN का कुछ भी दे देगा, आप उसको ये थोड़ी नहीं कि दूसरी टर्म आपने निकाल दी और बोल दिया कि वो AP है। पहली और दूसरी टर्म को देख के आप AP नहीं बोल सकते, आप सारी टर्म 2-3 टर्म्स निकालो, फिर चेक करो कि वो AP बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो उससे आपको S1 आ गया, S2 माइनस S1 करोगे तो क्या आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस आ गई, कॉमन डिफरेंस। तो इसका हो गया आपकी A की वैल्यू आ जाएगी, D की वैल्यू आ जाएगी, भी आ चुका है, D भी आ चुका है, तो आपका TN भी आ जाएगा। TN क्या होता है, A प्लस N माइनस 1 इंटू D। ऐसा से आप पहली टर्म दूसरी टर्म निकाल डिफरेंस करोगे, 2 माइनस S1 कितना होता है, तो S2 माइनस S1 करोगे तो क्या आएगा, T2 आएगा। S2 माइनस S1 करोगे तो क्या आएगा, T सेकेंड टर्म आएगी। S2 माइनस S1 करोगे तो क्या आएगा, T2 आएगा सेकंड टर्म। मैंने अभी बताया था ना, S4 माइनस S3 क्या होता है, T4। S2 माइनस S1 किया तो T2 आया। और S1 किसके इक्वल है, S1 तो पहली टर्म ही है, T1। तो जो भी पहली टर्म है वो T1 है। S2 निकालोगे, S2 माइनस S1, S2 माइनस S1 करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, T2। तो T2 भी आ गया, T2 भी आ गया, T1 T2 माइनस T डिफरेंस, टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कितना होगा, कॉमन डिफरेंस। तो पहली टर्म आ गई, कॉमन डिफरेंस आ गया, अब सारी चीजें आप निकाल लोगे। तो ये गलती होती है, जैसे मैंने अभी कर दी जल्दी में, कि S2 माइनस S1 कॉमन डिफरेंस नहीं होगा। S2 माइनस S1 क्या होगा, T2, और T2 माइनस T1 क्या होगा, कॉमन डिफरेंस, और T1 पहली टर्म। तो बात समझ आई, यस और नो। ये क्वेश्चन दिया हुआ मैंने, 100 का स्क्वायर माइनस 99 स्क्वायर माइनस 90 अप टू -1 स्क्वायर, इसका सम निकालो फटाफट। 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ करने के लिए। चलो, जिसने अपनी प्रोसेस स्टार्ट करी होगी उसको समझ आ रहा होगा कि कैसे करना है। पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है, बस दिमाग में कैसे करना है। अब मैं मेथड बताता हूँ। देखो, 100 माइनस 99 स्क्वायर दिख रहा है आपको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। ये भी दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। अच्छा, ए माइनस बी स्क्वायर में क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। देखो, इसके अंदर भी अगर a माइनस बी करोगे, इसके अंदर a माइनस बी करोगे तो कितना, 1। इस वाले में माइनस बी करोगे तो कितना आएगा, 1। इसमें भी कितना होगा, a माइनस बी 1। तो एक तो 1 1 आ रहा है और बाकी चीजें बच रही हैं। देखो, जैसे ही आपने फॉर्मूला लगाया तो क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो ये चीज आ जाएगी। देखो, इसको जब आपने किया तो इससे कितना आया, इससे आया प्लस 99, 100 प्लस 99, क्योंकि 100 माइनस 99 तो कितना हो गया, 1। तो ये वाला पार्ट बचा।
इसमें भी क्या बचा 98 97 वाला पार्ट, इसमें क्या बचा 96 प्लस 95 वाला पार्ट, और इसमें क्या बचा 1 प्लस 2 वाला पार्ट। अभी तो क्या बन गया 100 प्लस 99 98 7, ये सब कर दिया, इन सब का सम कर दिया, आंसर आ जाएगा आपका। तो इतनी सी बात करनी थी आपको कि आपको थोड़ी ऑब्जर्वेशन करनी थी, उससे बात बन जाती है। ठीक, नेक्स्ट ये थोड़ा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, जेई मेंस में इतना इम्पोर्टेंट है, पर आपको देख लेना प्रॉपर्टी के एंगल रख सकते हो तो रख लो। ठीक है, फाइंड प्रूव दैट द सम ऑफ ऑड नंबर ऑफ टर्म्स इन एन एनपी इज इक्वल टू द मिडिल टर्म मल्टीप्लाइड विद द नंबर ऑफ टर्म्स। इसका प्रूफ देख लेना, और एज अ प्रॉपर्टी याद रखना है तो रख सकते हो आप लोग इसको। ठीक, ये भी क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आप लोग करोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं है, सॉल्यूशन मत देखना, पहले क्वेश्चन को खुद से ट्राई करना, अगर ना हो तो सॉल्यूशन को देखना, ये आपका होमवर्क में रहेगा, दोनों क्वेश्चन आपके होमवर्क के हैं वाले। नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ता हूँ, ये वाला भी बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करना आप लोग, और एज अ प्रॉपर्टीज को याद रखो। इफ द सम ऑफ AP सेम फॉर P as for Q terms then show that its sum for P plus Q term is 0। प्रूफ हो गए, पर एज अ प्रॉपर्टीज को याद रखो, बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, अगर दिमाग में बैठ जाती है चीज तो आपका स्पीड बढ़ जाएगी, टाइम बच जाएगा, क्योंकि लेंथी होते हैं इस तरह के क्वेश्चन को प्रूफ करना। आप लोग इसको याद रख सकते हो, तो देख लेना, प्रूफ दिया हुआ है, नोट्स में दूंगा, आपको बात समझ आ जाएगी। देखो लेंथी प्रूफ है, आप लोग एक बार देख लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, ये थोड़े ट्रू क्वेश्चन होते हैं। कह रहे ABC AP में है, ABC AP में है, तो कह रहे कि ये नंबर और ये नंबर ये भी AP में होंगे, प्रूव करना है आपको। अच्छा, पेपर में तो आप क्या कर सकते हो, आप वैसे ही लेट कर लेना, ABC और AP में माना है तो कोई भी 3 नंबर लेट कर ली, जैसे 2 4 6 ये लेट कर लिया, और पेपर के अंदर तो आप डायरेक्टली 2 4 6 लेट किया हो तो B प्लस C की वैल्यू आ जाएगी, C प्लस A की वैल्यू आ जाएगी, A प्लस B की वैल्यू आ जाएगी। ये वैल्यू देख के आप डायरेक्टली बता सकते हो कि में, ये तो पेपर के एंगल से बात हुई। अगर वैसे देखना हो तो क्या करोगे, अब आप क्या करोगे, ABC AP में है तो आपको प्रूव करना है कि ABC AP प्रूव कर दो कि ये AP में। ध्यान से देखो, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अगर एक सीक्वेंस AP में गिवन होता है तो उसमें कोई पर्टिकुलर नंबर सब्ट्रैक्ट कर दो तब भी वो AP रहता है। मैं क्या कहता हूँ कि ABC AP में है, इन तीनों से एक टर्म माइनस कर दो, A प्लस B प्लस C, तीनों से ये चीज सब्ट्रैक्ट कर दो, तीनों से ये चीज सब्ट्रैक्ट कर दो। जैसे A से आप लोग ये चीज सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या बचेगा, माइनस B माइनस C। सिमिलरली B में से अगर ये चीज माइनस करोगे तो क्या बचेगा, माइनस A माइनस C, और C में से ये चीज माइनस करोगे तो क्या बचेगा, माइनस A प्लस B। अब ये 3 नंबर आ गए, देखो मैंने क्या माना, ये तीनों AP में थे, तीनों से एक पर्टिकुलर नंबर माइनस किया तो ये तीनों भी AP में ही होंगे, क्योंकि मैं प्रॉपर्टी बता चुका हूँ, एक नंबर होता है उसमें से कुछ चीज सब्ट्रैक्ट करो तब भी वो AP में रहता है। अभी क्या 3 नंबर आ गए, मैं कहता हूँ इन तीनों नंबर को -1 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ही -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या, जो उसने चीज पूछी है प्रूव करने के लिए, B प्लस C प्लस A प्लस B, ये चीज प्रूव हो जाएगी। तो इस तरीके से इस तरह के क्वेश्चन को किया जाता है कि कुछ दिया जाता है और उसके अंदर अपने से कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट करके जो रिक्वायर्ड चीज है उसको प्रूव कर देते हैं। चैट में बताओ, बात समझ आई? ऐसे 3 क्वेश्चन और दिए हुए हैं, आप लोग इसको खुद से ट्राई करना, सॉल्यूशन मत देखना, पहले खुद से ट्राई करना। ABC कह रहे हैं कि बताओ 3 नंबर AP में है कि नहीं। फिर अगला क्वेश्चन A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर AP में है, प्रूव करना है कि ये AP में है कि नहीं। तो आप लोग अपने ट्राई करना, अगर ना हो तो मेरे को मैसेज करना, मैं आपको करा दूंगा। इस तरह के क्वेश्चन ज्यादातर नहीं पूछे जाते हैं, पर कभी पूछे जाए तो आप लोगों को मेथड पता होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक इज अरिथमेटिक मीन। देखो क्या कहता है, अगर ABC AP में है, अगर ABC AP में है तो इसका मतलब क्या है, जो बीच वाला में B वो क्या होगा, अरिथमेटिक मीन होगा किसका, A एंड C का। फिर कहता है कि अगर ABCD AP में है तो B और जो C है, 2 अरिथमेटिक मीन होंगे A और D के बीच में। उसके बाद ABCD अगर AP में है तो BCD अरिथमेटिक मीन होंगे A और E के बीच में, A और E के बीच में 3 अरिथमेटिक मीन है। तो क्वेश्चन ये रहता है, कहता है कि दो कोई गिवन नंबर है, कोई भी 2 गिवन नंबर है, उसके बीच में वो कहता है कि 5 अरिथमेटिक मीन इंसर्ट कर दो, 6 कर दो, 7 कर दो, 8 कर दो,
तो हम अपनी मर्जी से करते जाएंगे। पर होता क्या है, जब भी आप अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करते हो, जैसे मान लो ये ए था और ये ई था, जब आप अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करते हो, मान लो 3 अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करने, बी सी डी, आपने ये 3 नंबर जो इंसर्ट करे, वो इंसर्ट करने के बाद आपको क्या दिखेगा, ये दिखेगा कि ये 5 नंबर आपको ए में दिखेंगे, ये 5 नंबर एपी में दिखेंगे। अरिथमेटिक मीन एक ऐसे नंबर्स होते हैं, अगर वो मैं 2 नंबर्स के बीच में इंसर्ट करूं तो रिजल्टेंट जो जितने भी नंबर्स आए वो आपको किस में दिखेंगे, एपी में दिखेंगे। तो अरिथमेटिक मीन की डेफिनेशन यही है कि नंबर्स व्हेन इंसर्टेड बिटवीन द गिवन नंबर्स results into a sequence which has a progression of arithmetic, means आप 2 नंबर्स के बीच में अपने कुछ नंबर इंसर्ट करें तो जो प्रोग्रेशन ऑब्टेन हो तो वो कैसा हो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ऑब्टेन हो। ठीक, देखो क्वेश्चन कि n अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करने हैं a एंड b के बीच में, कोई 2 नंबर है उसके बीच में कितने अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करने हैं, n अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करने हैं। ठीक है, देखो ये एक पहला नंबर, ये एक आखिरी नंबर जो गिवन है, उसके बीच में मैंने मान लिया a1 a2 an, ये n अरिथमेटिक मीन है जो मैं इंसर्ट करने हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैंने बोल दिया a और b के बीच में ये पहला अरिथमेटिक मीन, ये दूसरा और ये nth। तो हुआ क्या, मैंने बोला जब अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करता हूँ तो जो रिजल्टेंट सीक्वेंस आता है वो किस में होता है, एपी में। तो मैंने n तो अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करे और साथ में एक टर्म तो ए, दूसरी टर्म बीपी है, तो जो एपी हुआ उसके अंदर कितनी टर्म्स हुई, उसके अंदर टर्म्स हुई n+2 टर्म्स हुई। जब आप n अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करते हो तो उसमें टर्म्स कितनी आती है, n+2। अच्छा, ये पूरा एपी में हो चुका है। फिर से वही बात कि a प्लस बी का सम जो होगा वो a1 प्लस an का सम होगा, ऐसी a2 प्लस an-1 का सम होगा, क्योंकि एपी में है इक्वी डिस्टेंट टर्म्स का सम सेम होता है। ठीक, अब ध्यान से देखो, ये पहली टर्म है एपी की और ये दूसरी टर्म है। देखो a1 एपी की दूसरी टर्म तो है पर अरिथमेटिक मीन ये पहला है, ये चीज ध्यान में देना। जो भी आपका अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करने के बाद सीक्वेंस बना, उसमें जो पहला अरिथमेटिक मीन है वो एपी की सेकंड टर्म है, एपी की सेकंड टर्म है, क्योंकि एपी की पहली टर्म तो क्या है, स्मॉल ए। एपी की, हाँ, ये एपी की दूसरी टर्म, ये एपी की तीसरी टर्म। अभी एपी की दूसरी टर्म है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a1 प्लस डी। देखो ये a1 है, पहली टर्म है, तो एपी की फर्स्ट टर्म तो क्या है, a, कॉमन डिफरेंस क्या मान लिया, d, तो कॉमन डिफरेंस d मान लिया, तो a1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, a प्लस डी। लिख लो या a1 लिख लो, एक ही बात है, क्योंकि a1 क्या है, पहली टर्म, तो a1 को मैंने a बोल दिया। ठीक, तो a कैपिटल A1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, a1 प्लस टी। ध्यान से देखो, p की सेकंड टर्म है, अगर AP की वैसे सेकंड टर्म होती तो उसमें क्या आता था, a प्लस डी आता था ना। वैसे अरिथमेटिक मीन क्या है, a1 की वैल्यू क्या है आपकी, a1 की वैल्यू क्या है, a प्लस डी, क्योंकि a1 क्या है, AP की सेकंड टर्म, तो a प्लस डी। सिमिलरली a2 की वैल्यू क्या आएगी, a प्लस 2d। सिमिलरली an की वैल्यू क्या आएगी, a प्लस nd, क्योंकि ध्यान से देखो a2 होता है तो d के साथ 2 आता है, 1 होता है d के साथ 1 आता है, a के साथ n है तो d के साथ क्या आएगा, n आएगा। ठीक, सिमिलरली जो ये b है, ये b, ये कौन सी टर्म होगी, ये n प्लस टर्म होगी, n प्लस 2th टर्म हो जाएगी, क्योंकि AP के अंदर कितनी टर्म्स बनी थी, n+2। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, b की वैल्यू क्या हो जाएगी, a प्लस, अब देखो कौन सी टर्म निकाल रहा हूँ, n+2। याद रखो d का कोफिशिएंट क्या आता था, इसमें से एक कम, वो कितना आ जाएगा, n+1। ठीक, क्योंकि n+2th टर्म है, तो b की वैल्यू क्या आ गई आपकी, b की वैल्यू आ गई a1 प्लस n+1 इंटू डी। तो b की वैल्यू किया, इसको सोल्व किया, जब b इज इक्वल टू a प्लस n+1 डी है, इससे d की वैल्यू आपकी ये, तो कॉमन डिफरेंस निकल के आ गया आपके पास। जैसे ही कॉमन डिफरेंस निकल के आ गया, आपको फर्स्ट टर्म तो गिवन है a, तो इससे क्या होगा, a आ सकते हो, क्योंकि a गिवन है, d आ गया, फिर a2 भी निकाल दोगे, a1 प्लस 2d, an भी निकाल दोगे, a1 प्लस nd। इतना काम हम कर सकते हैं। तो इससे क्या हुआ, मेरे सारे अरिथमेटिक मीन आ गए। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपको ये n अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करने थे स्मॉल a स्मॉल b के बीच में, आप n अरिथमेटिक मीन मान लिए और मान लिया कि पूरा जो सीक्वेंस आया ये किस में आ गया, एपी के अंदर आ गया। जब ये एपी के अंदर आ गया तो n तो ये टर्म्स हैं, साथ में एक टर्म ये एक्स्ट्रा है, एक ये एक्स्ट्रा, तो टोटल n+2 टर्म्स होगी। तो b कौन सी टर्म है, n+2th, n+2th है, तो इसको क्या लिख सकता हूँ, a प्लस n+1 इंटू डी।
और इसकी वैल्यू कितनी कर दूंगा मैं b। इसको जब सोल्व करूंगा तो d की वैल्यू मेरी आ जाएगी ये वाली। जैसे d की वैल्यू ये आई तो इसके बाद मैं क्या कह सकता हूँ, मैं a1 की वैल्यू निकाल सकता हूँ, a2 की वैल्यू निकाल सकता हूँ, क्योंकि a मुझे गिवन मुझे निकाल लिया। तो a1 a2 सबकी वैल्यू आ सकती है। तब होगा क्या, a1 a2 के फॉर्मूले आ जाएंगे। तो वो सब आ जाएगा, a1 a2 a2 3 सब वैल्यूज आ जाएंगी। उसके बाद क्या कहता है, सम ऑफ n अरिथमेटिक मीन्स। तो आप क्या करोगे, a1 प्लस a2 प्लस an करोगे, ये सबका ऐड करना है। तो n टर्म्स है, n/2 n/2 किस उसके अंदर क्या आएगा, पहली टर्म पहला अरिथमेटिक मीन प्लस आखिरी अरिथमेटिक मीन, क्योंकि मैं पहले n अरिथमेटिक मीन का सम ना, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n/2 टोटल n टर्म्स है डिवाइडेड बाय 2, पहला a1 और आखिरी an। अब ध्यान से देखो, a1 प्लस an की वैल्यू इक्वल होगी, वो किसकी होगी, a प्लस b के, a प्लस b, क्योंकि ap के अंदर है तो इक्विडिस्टेंट टर्म का सम सेम होता है। तो a1 प्लस an की वैल्यू क्या हो जाएगी, a प्लस b। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा n/2 और यहाँ पे a प्लस b। सही बात, चैट पे बताओ बात समझ आई। तो आप क्या करना है, n/2 इंटू a प्लस b, ये क्या होता है, सम ऑफ अरिथमेटिक मीन्स इंसर्टेड विद टू गिवन नंबर्स a एंड b। फटाफट बताओ, ये आखिरी टॉपिक था आज की क्लास का, टाइम 2 मिनट रह गया, मुझे फटाफट बता दो ये समझ आ गया अरिथमेटिक, क्योंकि अगली क्लास यहीं से शुरू करूंगा। एक का ही रिप्लाई आया वसुंधरा का, बाकी सब बताओ फटाफट। चलो ये आ गया। तो यहाँ तक आपको याद रखना, ठीक है, अरिथमेटिक मीन्स का सम, अरिथमेटिक मीन्स का सम। तो हम क्या कह सकते थे कि देखो अरिथमेटिक का सम ये हो गया, n टर्म्स है तो n/2, और ये क्या, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म a1 प्लस an। अब a1 प्लस an किसको होगा, a1 प्लस an किसके इक्वल होगा, a प्लस b के इक्वल होगा, क्योंकि टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द लेफ्ट एंड राइट साइड हैज द सेम कांस्टेंट वैल्यू। तो a1 प्लस an की जगह क्या लिखता हूं मैं, a प्लस b। तो इसलिए अरिथमेटिक मीन का सम ये वाला आ गया। ठीक, तो मैं यहाँ तक के आपको नोट्स भेज दूंगा, यहाँ तक के मैं आपको नोट्स भेज दूंगा, तो फिर इस नोट्स को रिवाइज करना। अरिथमेटिक मीन्स के कुछ क्वेश्चंस भी दूंगा साथ में, ठीक है, ये क्वेश्चंस है आगे, तो इनको भी ट्राई करना, आपका अरिथमेटिक मीन तक हो जाएगा। और जो भी आपके पास बुकलेट है उसमें सीपी और अरिथमेटिक मीन के क्वेश्चंस लगाना शुरू करो। नेक्स्ट क्लास में ज्योमेट्रिक मीन शुरू होगा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो एपी और एएम की थ्योरी कंप्लीट होगी, क्वेश्चंस करने बाकी है, पर मैं क्वेश्चंस आपको आज दे दूंगा करने के। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओ सीक्वेंस सीरीज के, आपके अपनी मॉड्यूल जो आपके पास है उसमें से। कोई भी डाउट हो तो मेरे को मैसेज कर देना। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, जो कि शायद मेरे को होगी, तभी मिलेंगे। ठीक, चलो बाय, सेशन एंड कर रहा हूँ मैं।